जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में जानते हैं। देखो, मकर संक्रांति जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पौष संक्रांति, पौष से पौष, पा से पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्वी बिहार में खिचड़ी उत्सव के नाम से जानते हैं। किसमें? जैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी खिचड़ी उत्सव के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से बिहार में भी जो है वो खिचड़ी उत्सव के नाम से जानते हैं। गुजरात और राजस्थान की बात कर लेते हैं तो उत्तरायण कहते हैं यहाँ पर। क्या क्या? उत्तरायण। पंजाब और हरियाणा की बात कर लेते हैं तो माघी के नाम से इसको जानते हैं। केरल में क्या होता है? मकर बिलक्कू जो है, केरल में मकर बिलक्कू के नाम से मकर संक्रांति को जानते हैं। असम की बात कर लेते हैं तो भोगाली, आपने सुना होगा। ये असम में भोगाली के नाम से मकर संक्रांति जानते हैं। एलू ब्रूदू जो है वो कर्नाटक में मकर संक्रांति को जानते हैं। और तमिलनाडु में जो पोंगल मनाया जाता है उसको मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। और ये पोंगल जो है वो कितने दिन मनाया जाता है? पा से पोंगल, ये 4 तरीके का बन रहा है, तो चार दिन मनाया जाता है। पोंगल भी 4 तरीके से मनाया जाता है। पहला होता है भोगी पोंगल, दूसरा होता है सूर्य पोंगल, तीसरा होता है मट्टू पोंगल और चौथा होता है कानुम पोंगल। ठीक है, तो पोंगल कितने तरीके के मतलब कितने दिन मनाए जाते हैं? 4 दिन मनाए जाते हैं। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक, पोशाक भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इतने ज़्यादा तो मात्रा में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ कभी कभी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। मणिपुर में इनापी और फानेक पोशाक जो है वो पहनी जाती है। ये साड़ियों के नाम है, ठीक है, जो दुल्हनों के द्वारा पहनी जाती है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो सबलपुरी पोशाक जो है वो यहाँ पर पहनी जाती है। केरल की बात कर लेते हैं तो कसाबू साड़ी जो है, जो कि कुछ टाइम पहले नवीन सर केरल गए थे तब वो अपनी वाइफ के लिए खरीद कर लाए थे कसाबू साड़ी। उन्होंने केरल जब गए थे तब साड़ी भी उन्होंने शो ऑफ की थी। असम की बात कर लेते हैं तो मेखला चादर जो है ये असम की पोशाक है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो फेरन जो है वो जम्मू कश्मीर की पोशाक है जो दुल्हनों के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, कुचौरा की बात कर लेते हैं तो ये छत्तीसगढ़ की है। जिमफांग की बात कर लेते हैं तो ये मेघालय की है। लिगा की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की है। इल्फन साड़ी की बात कर लेते हैं तो ये कर्नाटक की है। क्रोनो और पटोला साड़ी की बात कर लेते हैं तो ये गुजरात की है। नब्बारी की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र और गोवा की है। मिर्जई की बात करते हैं तो ये बिहार की है। मिर्जई, ठीक है, पोशाक, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछ लेते हैं इनसे। अब आ जाते हैं पुलित्जर पुरस्कार। देखो, पुलित्जर पुरस्कार होता है, एक होता है प्रित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो अलग अलग हैं। पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट जो भारतीय थे वो गोविंद बिहारी लाल थे। इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जो है वो 1937 में जीता था। 1917 की बात कर लेते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलित्जर पुरस्कार जो है इसकी घोषणा होती है कि ये दिया जाएगा। ठीक है, और ये किसके नाम पर है? तो एक पर्सन थे योसेफ पुलित्जर, इनके नाम पर पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। किसके? योसेफ पुलित्जर के नाम पर। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, तो पर्वतीय रेल कौन सी है जो यूनेस्को में शामिल है? तो इसका नाम जो है, 3 रेलें हैं, 3 रेलवे लाइन है जो आती हैं। पहली आती है दार्जिलिंग हिमालय रेल जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1999 में इसको यूनेस्को में जोड़ा गया था। दूसरी है नीलगिरी माउंटेन, इसको 2005 में यूनेस्को में जोड़ा गया। और तीसरी है कालका शिमला रेलवे, इसको 2008 में यूनेस्को में जोड़ा गया। अब बात करते हैं हिल फुट। हिल फुट की बात कर लेते हैं तो ये 6 जगह है जो कि राजस्थान के ही जगह हैं, 6 ही। पहला है कुंभलगढ़, ये भी राजस्थान में। आमेर, गांगरोन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर किला,
ये सभी जो हैं वो राजस्थान के 6 स्थान हैं, इन्हें हिल फोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये भी 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिए गए थे। 6 फुट हिल फोर्ट जो जिन्हें हम कहते हैं हिल फोर्ट बोलते हैं किनको, जो किले होते हैं, ठीक है, उनको। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात कर लेते हैं तो इसको जो है वो 2004 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया और इसके वास्तुकार पूछ लिए जाते हैं तो FW स्टीवंस हैं, किसके, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के। विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वो मैड्रिड स्पेन में स्थित है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात कर लेते हैं तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन में स्थित है। UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स इसके और क्राइम ऑन ड्रग्स ऑन क्राइम ये कहाँ पर है, ये है वियना में, ठीक है। UNIDO की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन UNI से हो गया क्या, औद्योगिक विकास संगठन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वियना में, कहाँ पर है, वियना में। और ये ड्रग वाला ऑफिस क्राइम जो है ये भी वियना में है और औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ पे है, ये वियना में स्थित है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो ये टोक्यो जापान में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्व एनिमेशन दिवस की बात कर लेते हैं तो अभी हाल ही में जो है वो 22 मार्च को क्या मनाया गया है, तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया गया है और 22 मार्च को ही जो है बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च की बात कर लेते हैं तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। बताएंगे 21 मार्च को क्या मनाया गया है और पहली बार 21 मार्च को वो जो चीज़ है वो 21 मार्च 2025 को पहली बार मनाया गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना ये डेट, क्योंकि ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी हाल ही में जो है इसको मनाना स्टार्ट किया है और जब कोई चीज़ मनाना स्टार्ट होती है तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं कि विश्व एनिमेशन दिवस जो है वो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 25 अप्रैल को यूनाइटेड इंटरनेशनल मलेरिया दिवस मनाते हैं। 10 अगस्त को इंटरनेशनल लॉइन डे मनाते हैं। 3 जून को इंटरनेशनल साइकिल दिवस मनाते हैं कि कब जून को, 3 जून को। 8 जून को इंटरनेशनल ओशियन डे मनाते हैं। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाते हैं इंटरनेशनल। 17 जून को इंटरनेशनल मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस जो है वो मनाते हैं। 18 मई को भूख दिवस इंटरनेशनल वाला। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस इंटरनेशनल वाला। एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल। इंटरनेशनल वो होता है जो कई देश मनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्ल्ड में मनाया जाए। जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो सारे देश ही मनाते हैं उस चीज़ को। इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं तो कुछ देश उसमें शामिल होते हैं और कुछ देश शामिल नहीं होते हैं। और नेशनल की जहाँ बात आ जाए वो अपना भारतीय मनाते हैं, मतलब भारत में मनाया जाता है। तो 8 सितंबर हो गया साक्षरता और 18 सितंबर हो गया बांस दिवस। अगला क्वेश्चन है लॉन फ्लाक्स डैशिंग माई ऑटोग्राफी पुस्तक किसकी है, तो ये है रस्किन बॉन्ड की। किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। इनकी और अन्य पुस्तकें हैं द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, टाइगर इन द टनल, रोड टू मसूरी, टाइगर इन द टनल, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला। और कौन सी, लॉन फॉक्स डॉशिंग, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। किसकी है, रस्किन बॉन्ड की।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक है, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो राम खेलिया जो कि बिहार का है। हमने बताया ईया रूट वर्ड जिसमें आएगा वो 99% जो है वो बिहार में जाएगा। तो राम खेलिया ईया आया लास्ट में रूट वर्ड, तो बिहार में जाएगा। झिझिया ईया आया, धोपिया ईया आया, किस में जाएगा? बिहार में। जाट जाटिन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कहाँ पर है? बिहार में। कमला और कटफोड़वा ये भी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। हरियाणा वाले धमाल मचाते हैं स्पोर्ट में और सॉन्ग पर भी डांस करते हैं हरियाणा वाले। हरियाणा के जो सॉन्ग होते हैं ना, सॉन्ग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, कली रूट वर्ड जो है किससे संबंधित है? केरल से। अट्टम रूट वर्ड भी किससे संबंधित है? केरल से। 1-2% ही जो है वो अपने तमिलनाडु में अट्टम रूट वर्ड वाले जाएंगे। ज्वार, मटका, फूल पत्ती। मटके के बाहर फूल पत्ती बनाई थी और ज्वार जो है वो अंदर भरा था, किसके? मटकी के मध्य में। मध्य में ज्वार भरा था और अब बगल में जो है वो फूल पत्ती बनाई थी, किसके? मध्य प्रदेश की बात आ जाती है। असम की बात कर लेते हैं तो राखल लीला जो है वो असम की है। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो नूपा जो बंगला में रहते हैं, नहीं पश्चिम बंगाल जो बंगला में रहते हैं वो बहुत गंभीर टाइप के इंसान रहते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या कौन सा है लोक नृत्य? तो डंगला है। कौन सा है? डंगला है। अरुण और आंचल छम छम कर रहे हैं मुखौटा पहन के, तो बारडो छम और मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। आगे चलते हैं, किसके प्रति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिम्मेदार है? यानी कि कैग की बात हो रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को हम कहते हैं। तो ये किसका जिम्मेदारी होती है? तो ये संसद के अंतर्गत आता है। आर्टिकल इसका 148 है कि एक कैग के पद के बारे में बात करता है। देखो इसका जिम्मेदार तो संसद होता है, लेकिन ये जो राष्ट्र तब शपथ, त्यागपत्र और रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है? कैग। ये राष्ट्रपति को सौंपने का काम करता है। कैग की बात कर लेते हैं तो कैग जो है वो पीएसी की बहन माना जाता है। कैग कब आता है? तो 1858 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाती है कैग की, जो कि पहले कैग जो है वो एडमंड ड्रमंड इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनते हैं? नरहरि राव जो हैं ये इसके पहले भारतीय अध्यक्ष बनते हैं 1950-1954 में। कौन? नरहरि राव। पद की बात बताई थी हमने 148 में है, 149 में इसकी शक्तियाँ और कार्य हैं, 151 में रिपोर्ट है। क्या है? रिपोर्ट है। शपथ, त्यागपत्र और रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। लेकिन ये किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। 1858 एक्ट के तहत कैग की जो है वो स्थापना होती है। वर्तमान समय में के संजय मूर्ति, देखो एक संजय मल्होत्रा है, ठीक है, एक संजय करके एक और हैं, ठीक है, और एक ये कैग हैं, ये संजय मूर्ति हैं। तीन संजय जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, एसबीआई के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है और वर्तमान में जो कैग हैं वो संजय मूर्ति हैं। के संजय मूर्ति। अगर कैग की बात कर लेते हैं तो 6 वर्ष और 65 वर्ष, यानी कि या तो इनके 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या उनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष हो जाए तो इनको रिटायरमेंट के लिए दे दिया जाता है। वेतन इनको कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि की बात कर लेते हैं तो 267 के अंतर संचित निधि आती है। और संचित निधि से पैसा कौन निकाल सकता है? तो सिर्फ संसद निकाल सकती है। ठीक है, अभी बताया कि किसके अंतर्गत काम करता है ये, तो संसद के अंतर्गत काम करता है और संसद ही जो है वो संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। और 267 के अंतर्गत जो है वो संचित निधि आती है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे पिछली बार दिल्ली पुलिस में। वैसे दिल्ली पुलिस और कोई भी हो एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम फंसेगा तो पॉलिटी उसी से ना, पॉलिटी तो उतनी ही है। तो पूछे गए थे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। तो देखो
विधानसभा की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे विधानसभा पूछी गई है और हमने आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में इसके पिछले वाले सेट में आपको बता दिया था। तो 500 सीटें जो हैं वो विधानसभा में इससे अधिक, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मिनिमम 60 सीटें होती हैं प्रत्येक राज्य में, लेकिन कुछ अपवाद है जिनमें 60 से कम भी हैं। ऐसे कौन कौन से हैं देखो, एक तो है गोवा। गोवा में कितनी है? 40 सीटें। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो कितनी है? 40 सीटें। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो 32 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? तो अपने उत्तर प्रदेश में है। कुल कितनी है? 403 सीटें हैं। आर्टिकल 79 ल संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अब आ जाते हैं विधानमंडल। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये तो देखो सभी को पता रहती है, भूलते कौन है? ये वाली। विधानमंडल की बात कर लेते हैं तो 168। विधान परिषद की बात करते हैं तो 169 और विधानसभा की बात करते हैं तो 170। ठीक है, मंडल, परिषद और सभा, इन तीनों को ही याद रखेंगे आर्टिकल को, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो सबको रटे रहते हैं, भूलते कौन से? ये वाले। तो 168 में विधानमंडल, उसके बाद में विधान परिषद, उसके बाद में विधानसभा। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की, सभी को पता रहता है, तो इस क्वेश्चन को तो पूछेगा ही नहीं बिल्कुल भी। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी? विधानसभा की। विधानसभा ज़्यादातर सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है वो सिर्फ 6 राज्यों में है। और विधान परिषद का जो गठन है वो किस में है? तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन किया गया है। कुल कितने राज्य हैं? 6। पहला है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, बिहार और यूपी। कर्नाटक में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं, तेलंगाना में 40 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 हैं, बिहार में 75 हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो है विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में। कुल कितनी? 100। एमएलसी कैसे चुने जाएंगे? तो एमएलसी जो है वो 1/6 राज्यपाल के द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे। 170 आर्टिकल विधानसभा बताया अभी। विधान परिषद जो है वो 169 है और क्या बोलते, विधानसभा की बात कर लेते हैं तो 170 है। ठीक है, विधान इसके अलावा 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा और 1/12 शिक्षक और स्नातक के द्वारा चुने जाएंगे प्रत्येक 3 साल के बाद में। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही एमएलसी इतना पूछे जाते हैं कि किस तरीके से चुने जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में अभी तक इनसे क्वेश्चन बहुत कम ही बने हैं। कम क्या, बने ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो अभी तक जितने एग्जाम दिए हमने, मुझे इनसे क्वेश्चन एक भी नहीं मिला। हाँ, हालांकि इनसे क्वेश्चन मिला है कि कितनी सीटें होनी चाहिए, कौन से राज्य में विधान परिषद सीटें हैं, आर्टिकल पूछे गए हैं, अधिकतम सीटें पूछी गई हैं। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल का पद जो है वो किस में आता है? 153 में आता है। कार्यपालिका की शक्ति जो है वो 154 में आती है। 159 में शपथ है इसमें। 161 में क्षमादान है, लेकिन मार्शल लॉ और मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकता है। वो किसका काम है? वो राष्ट्रपति का काम है। किस आर्टिकल के तहत है? तो 72 के तहत जो राष्ट्रपति है वो क्षमादान दे सकता है, लेकिन राज्यपाल के क्षमादान की बात आती है तो 161 है। ठीक है, अध्यादेश की बात कर लेते हैं तो 213 है राज्यपाल के अध्यादेश, और राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात कर लेते हैं तो 123 है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? तो अभी कुछ टाइम पहले जो है अपने उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जो हैं, इनको भी 2 स्टेट का दर्जा, मतलब 2 स्टेट का भार जो है वो दिया गया था। ऐसे कई गवर्नर बन चुके हैं जिन्हें 2 राज्यों का कार्यभार संभालना पड़ा था। तो ये 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो है, इसके द्वारा ही एक गवर्नर 2 राज्यों को संभाल सकता है। ठीक है, या 2 से अधिक राज्यों को भी संभाल सकता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई में किस वर्ष हारा था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई जो है वो 1757 में, अंग्रेजों शासन की शुरुआत होती है इसी टाइम। अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है 23 जून 1757 में और
इसी में सिराजुद्दौला और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज शासन के थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है 1757 में। और सिराज का एक सेनापति था मीर जाफर, और मीर जाफर का एक पुत्र था मीरान। इसकी हत्या कर देता है कौन? मीरान जो है वो सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। कौन? मीर जाफर का पुत्र, जो कि सिराज का सेनापति था। और यहाँ यहीं से जो है वो अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है, सिराजुद्दौला खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? तो हॉल्ट मैकेंजी और मेंट्रिस, इन दोनों ने ही मिलकर जो है वो महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी? महलवाड़ी प्रणाली की। कब की थी? 1822 में की थी। इसमें ग्राम प्रधान जो है वो भुगतान करता था। क्या मतलब था महलवाड़ी प्रणाली का? कि ग्राम प्रधान जो है, जैसे आजकल प्रधान है अपने गांवों में बनते हैं, वही भुगतान करता था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस जो है इन ये शुरुआत करते हैं कब? 1793 में। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा की बात कर लेते हैं तो 1820 में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा विकसित किया जाता है रैयतवाड़ी। ठीक है, कब? 1820 में। स्थायी बंदोबस्त कब आता है? 1793 में स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थित था? तो सर्वप्रथम भारत का जूट मिल जो है स्वतंत्रता से पहले ये था बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल के रिसरा में। कहाँ पर? रिसरा के शिवरामपुर में। कहाँ पर? आपसे सिर्फ इतना पूछा गया कि सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ था, तो ये बंगाल में, आप याद रखेंगे। ये किसके द्वारा बसाया गया था? तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा जूट मिल बंगाल में स्थापित किया जाता है। ठीक है, पहली कपास मिल कहाँ पर होती है? ये कलकत्ता के फोर्ट ग्लस्तर में स्थापित होती है। कब? 1818 में। कौन सी कपास मिल? देखो, कपास मिल, कपड़ा मिल 1854 में होती है। कहाँ पर? मुंबई में। पहला अखबारी कागज कहाँ पर? तो ये नेपानगर एमपी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अखबारी पेपर जो है वो कहाँ पर, अखबारी पेपर मिल कहाँ पर? तो ये एमपी के नेपानगर में होता है। कपड़ा मिल पूछी जाती है मुंबई में, सबको पता है, लेकिन कब? 1854 में। कपास मिल की बात कर लेते हैं तो ये कलकत्ता में। कब? 1818 में। ठीक है, और सर्वप्रथम जूट मिल, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सर्वप्रथम जूट मिल जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व कलकत्ता में, सॉरी बंगाल में थी। कहाँ पर? बंगाल में। कलकत्ता में कपास मिल थी। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? तो हेक्टर मुनरो और आलम शाह द्वितीय मुगल से थे, अवध के सिराजुद्दौला थे, और नवाब जो है वो मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर हेक्टर मुनरो के साथ में बक्सर की जो लड़ाई है वो करते हैं। इसमें हेक्टर मुनरो जीत जाता है और इलाहाबाद की संधि होती है। कब? 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, कब होती है संधि इसकी? 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। कौन जीतता है? हेक्टर मुनरो जीतता है। बक्सर की लड़ाई कब होती है? 1764 में होती है। और बक्सर है कहाँ पर? तो ये बक्सर जो है, जैसे जैसे पानीपत पूछते हैं ना कि कहाँ पर है, तो पानीपत हरियाणा में है, लेकिन बक्सर कहाँ पर है? ये बिहार में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेजी राज को स्थापित इसने किया था इसी लड़ाई के बाद में। ग्रेनाइट चट्टानों की बात कर लेते हैं तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है वो आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। कैसे चट्टानें कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। जो बेसाल्ट और डायोराइट है वो भी आग्नेय चट्टानें होती हैं। बलुआ और चूना पत्थर अवसादी चट्टानें होती हैं। कायांतरित चट्टानों की बात कर लेते हैं तो स्लेट जो है, संगमरमर, फाइलाइट और सिस्ट, ये कौन सी होती हैं? ये कायांतरिक चट्टानें होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे कायांतरिक चट्टानें, संगमरमर वाला पूछा जाता है कि ये कौन सी चट्टान में आता है, तो कायांतरिक चट्टान में ये आता है। बलुआ और चूना ये अपसादी में आता है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द कैसा दाव बनाने वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं? तो डोलड्रम जो है वो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाव बनाती है, यानी कि
कम दाव बनाती हैं। ठीक है, निम्न दाव वाला क्षेत्र है डोलड्रम। क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है, तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, फिर समताप मंडल है, इसके बाद में मध्य मंडल है, इसके बाद में ताप मंडल है, और इसके बाद में वाह मंडल आ जाता है। ठीक है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। हवाई जहाज जो है वो कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल वाले में उड़ता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि जब मौसम खराब हो तो हवाई जहाज पर प्रेशर ना पड़े, इस वजह से जो है वो समताप मंडल में उड़ता है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर है। समताप मंडल की ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर है। मध्य मंडल की बात कर लेते हैं तो 80 किलोमीटर है, और ताप मंडल की बात कर लेते हैं तो 80 से 400 है, और बाह्य मंडल की बात कर लेते हैं तो 400 किलोमीटर से प्लस है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, इनसे और भी क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एक ही मात्र है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वेरन आइलैंड, जिसको हम नाम से जानते हैं, जो कि साउथ एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है। नाकोडम द्वीप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, नाकोडम द्वीप में। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अब आ जाते हैं ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि यूएसए का है, मोनो लोआ। कौन सा है? मोनो लोआ ज्वालामुखी यूएसए का है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो जो है वो सबसे ऊंचाई पर है। ये पूछा जाता है कि सबसे सक्रिय कौन सा और भारत का सक्रिय कौन सा है। तो सबसे सक्रिय जो है वो मोनालोआ यूएसए का है, और भारत का बैरन आइलैंड है, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला शेट्टी जो है इसके अध्यक्ष बने हैं भारतीय स्टेट बैंक के, और कौन से नंबर के हैं? तो ये 27वें नंबर के हैं। ठीक है, 806 में क्या होता है? 6 बैंकों का मर्ज किया जाता है। इसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो है ये शामिल होती हैं। फिर इसको जो है वो इंपीरियल बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है 1921 में। फिर एक्ट आता है 1955 में, इसी को इंपीरियल बैंक को ही एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कब? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, किसमें? एसबीआई में। ठीक है, और एसबीआई से संबंधित कौन सी समिति है? तो गोरेवाला समिति जो है वो एसबीआई से संबंधित है। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जॉन मथाई जो है वो एसबीआई के पहले अध्यक्ष बनते हैं। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई ही करती है। ठीक है, जब क्वेश्चन ना आता हो, तुमको ना पता हो कि क्या आंसर हो और उसमें आरबीआई तो हो, तो आप आरबीआई लगा के चले आना, 98% आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एनईएफटी और आरटीजीसी के साधन है। कौन साधन है? मुद्रा अंतरण जो है इसके साधन है। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अपन लोग जो ट्रांसफर करते हैं ना वो एनईएफटी ही करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, 1 रुपए से लेकर आप कितने भी अधिक से अधिक कर सकते हैं। लेकिन आरटीजीसी जो होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 2 लाख से होती है, और फिर आप चाहें जितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। आईआरएस क्या होता है? और आईएमपीएस भी इसी को कहते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आईएमपीएस का। ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एक्ट जो है वो 2013 था, और स्थापना इसकी 2008 में हो जाती है। ठीक है, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनबीएफसी का पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आईएफएससी की कोड की बात कर लेते हैं, जैसे SBIN 000 3547 हमारे यहाँ का जो है कोड है।
तो इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि IFSC कोड जो है वो कितने नंबर का होता है, 11 नंबर का होता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे याद था कि मेरे यहाँ के जो IFSC कोड बैंक का है वो क्या है, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो है वो कितने नंबर का होता है, 11 नंबर का होता है। यूपीआई को याद रखेंगे, एक होता है यूनिफॉर्म लिख के आता है और एक होता है यूनिफाइड। देखो URL जो है इसमें यूनिफॉर्म लिख के आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लेकिन यूपीआई जो है इसमें यूनिफाइड करते हैं। यूनिफाइड का मतलब क्या होता है, उस चीज को अनफाइड बोल देते हैं, अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड पेमेंट ट्रांसफेस, ठीक है। यूपीआई का ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें जब एग्जाम में बैठते हो। एक को याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंडियन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MMID की मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसके फुल फॉर्म है। SSC कभी कभी जो है वो फुल फॉर्म पूछती है और दिल्ली पुलिस भी जो है वो पूछती है, और NTPC तो देखो पूछती है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।